दोस्तों इससे पहले 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, अगर आपको इनका नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इनको चेक कर लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी को बताइए कि अभी के समय हम एनर्जी क्राइसिस में हैं और इस एनर्जी क्राइसिस के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा भारत सरकार का कहना है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इतने नहीं बढ़ाए जितने बढ़ा सकते थे या जितने बढ़ाने चाहिए थे या बाकी कंट्रीज ने जितने बढ़ाए थे। तो ये जो बर्डन है सरकार ने खुद झेला है, आम जनता के ऊपर पास ऑन नहीं किया है। बाकी एक जगह है जहाँ पे भारत सरकार काफ़ी वीक दिखाई दी है और वो है स्टोरेज। स्टोरेज सिस्टम अपना काफ़ी वीक है, जिसमें हम ज़्यादा दिन की या ज़्यादा महीनों की जो एनर्जी है उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। इंफ्रा वैसा नहीं है। अगर मैं छोटी कंट्रीज़ के साथ में कंपैरिजन करूँ एनर्जी स्टोरेज इंफ्रा का, तो जापान बहुत आगे है इंडिया के कंपैरिजन में। फिलहाल जापान के साथ में जो डील हुई है उसके अंदर एक ये भी पार्ट है, तो इंडिया अभी के समय इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है कि स्टोरेज सिस्टम अपना काफ़ी अच्छा हो। क्योंकि एलपीजी का स्टोरेज सिस्टम तो बहुत ही वीक है। 3-4 दिन की गैस अपने पास में होती है, बस उससे ज़्यादा अपन स्टोर नहीं करते हैं। इम्पोर्ट किया, यूज़ किया, फिर इम्पोर्ट किया। तो यहाँ पे सरकार का मेन फोकस होगा। फिलहाल दोस्तों कुछ बड़ी खबरें आ रही है जो एनर्जी क्राइसिस को काफ़ी हल्का बता रही है और इसके बेसिस पे हो सकता है ब्रॉडर मार्केट के अंदर अच्छा इम्पैक्ट हो पॉजिटिवली। तो आपके सामने एलएनजी का शिप है। न्यूज़ आपके सामने है कि सरकार ने जो इमरजेंसी लगा रखी थी वो इमरजेंसी सरकार ने हटा दी है फाइनली एलएनजी को लेकर। देखो एलएनजी काफ़ी जगह यूज़ की जाती है, बिजनेसेस के अंदर भी यूज़ की जाती है, काफ़ी कंपनीज एलएनजी को यूज़ करती हैं। मोस्टली जो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज होती है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। तो सरकार ने इमरजेंसी लगा रखी थी कि पहले हम असेंशियल कंज्यूमर को देंगे एलएनजी, उसके बाद में आपको मिलेगी। अब सरकार ने बोल दिया सबको मिलेगी क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिज्यूम हो चुका है। ये काफ़ी अच्छी खबर है। साथ में ब्रेंट के प्राइस को देखें तो ये भी कुछ खास नहीं है, यानी इम्पैक्ट अब क्या होगा वो कल पता चलेगा ओपनिंग में। अभी तो आप देख सकते हैं 4 जुलाई की क्लोजिंग है जो कि $70 के आसपास है। ये प्राइस ठीक है और प्राइस नीचे जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट को डेफिनेटली काफ़ी अच्छा पुश मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये न्यूज़ आती है कि ब्रेंट गिर सकता है $60 पर बैरल क्रिसमस तक, और ये फोकास्ट किया है सिटी ने। ठीक है, आपको क्या लगता है कमेंट कर सकते हैं। मैं अग्री करता हूँ, क्योंकि जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ था मैंने आपको बता दिया था इंडिकेशन काफ़ी नेगेटिव है और क्रूड काफ़ी तेज़ी से गिरेगा, वही सिचुएशन आप देख सकते हैं। और अगर गिरावट का यही पेस रहा तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि $60 या उसके नीचे भी ब्रेंट अवेलेबल हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या पॉइंट्स है। सबसे पहले 60-65 की प्रिडिक्शन की है। सप्लाई की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो चुकी है, हॉर्मुज ओपन हो चुका है। अब ये फीस लगा दे, टोल लगा दे, बात अलग है, लेकिन वैसे जो प्रॉब्लम थी पहले की तरह वो अभी नहीं है। इसके बाद में आगे चलते हैं, यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट देखते हैं कि ग्लोबल सप्लाई काफ़ी अच्छी हो चुकी है। काफ़ी कंट्रीज़ ने अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दिया है। सऊदी अरामको है जिसमें सऊदी अरेबिया है, इन्होंने अपने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शंस को बढ़ा दिया है, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। डिमांड देखो अब इतनी कुछ खास रही नहीं है, कुछ 8% के साथ में अपनी डिमांड कम हो चुकी है। पहली बात तो इकोनॉमिकल जो ग्रोथ सिचुएशन है वो काफ़ी वीक है, कंट्री काफ़ी स्लो चल रही है, तो डिमांड भी काफ़ी कम रहेगी और सप्लाई एकदम से खुल चुका है, तो इसकी वजह से ब्रांड का जो प्राइस है वो आपको नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है और चांसेस काफ़ी हैवी है कि ये $60 पर बैरल तक पहुंच जाए। अब इसकी वजह से क्या होगा, 60 तक ये पहुंच गया तो फिर इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है वो काफ़ी कम होगा। इससे क्या होगा, रुपीज़ को स्ट्रेंथ मिलेगी। जो रुपीज़ वीक कर रहा था कंटिन्यूसली यूएसडी के कंपैरिजन में, वो इतना वीक नहीं जाएगा। साथ में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस नीचे आ सकते हैं, बट यहाँ पे साफ लिख रखा है ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि सरकार इसको कम करती है या नहीं करती है। साथ में इन्फ्लेशन रिड्यूस होगा, इंडियन ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज को फ़ायदा होगा क्योंकि उनको सस्ते में क्रूड अवेलेबल हो जाएगा। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ब्रॉडर मार्केट के लिए। एलपीजी पे आते हैं, एलएनजी हो गया, क्रूड हो गया, एलपीजी पे आते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर है। एलपीजी के शिप्स की बात करें तो तकरीबन 47,000 टन्स के जो शिप हैं, जिसमें 8 इंडियन शिप हैं, वो हॉर्मुज के रास्ते से गुजर रहे हैं और साथ में तकरीबन तकरीबन हम बोल सकते हैं 7 शिप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अब मेन जो प्रॉब्लम है स्टोरेज सिस्टम की है कि कैसे स्टोर किया जाए। बाकी यहाँ पे भी जो प्रॉब्लम है वो अब काफ़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों आते हैं Q1 के ऊपर। देखो Q1 अगले हफ्ते से आपको देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट जो वीक है काफ़ी इंटरेस्टिंग जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि आप प्रिपेयर रहो
6 तारीख यानी कल की तारीख, कल 2 कंपनीज के रिजल्ट है, दोनों कंपनीज काम की नहीं है। 7 तारीख को कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। 8 तारीख को 4 कंपनीज के रिजल्ट है, ये भी कुछ काम की नहीं है। अगर आप ट्रैक करते हो इनको तो फिर आपके काम की है, ठीक है। उसके बाद में 9 तारीख को देखिए रिजल्ट आएंगे आनंद राठी, यानी यहां से स्टार्ट होगा। ऑलमोस्ट हर बार ऐसा ही होता है, आनंद राठी के रिजल्ट आते हैं, फिर टीसीएस के रिजल्ट आते हैं। तो 9 तारीख को आनंद राठी के रिजल्ट आएंगे, उसके साथ में टीसीएस के रिजल्ट आएंगे। तो 9 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये अगले हफ्ते ही तारीख है। इसके बाद में बाकी कंपनीज देख सकते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, 10 तारीख को चलते हैं। तो 10 तारीख को भी कुछ खास नहीं है। एल&टी फाइनेंस, एनबीएफसी इसको ट्रैक करते हो तो ठीक है, बाकी कुछ खास 10 तारीख को भी नहीं है। फिर हम आते हैं 11 तारीख को, जो कि है सैटरडे, यानी यहाँ पे वीक खत्म हो चुका है और इस दिन डीमार्ट के रिजल्ट है और एलटीएम के रिजल्ट है। तो टोटल मिला के 2 कंपनीज यहाँ पे हो जाती हैं और 2 कंपनीज यहाँ पे हो जाती हैं। तो 9 तारीख और उसके बाद में 11 तारीख सबसे इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम यहाँ पे हैं, कल कुछ खास नहीं है, परसों भी नहीं है। उसके बाद में 9 तारीख को 2 कंपनीज के रिजल्ट है और यहाँ पे 2 कंपनीज के रिजल्ट है। तो ये रेडी रहिए आप इनके लिए, कंपनीज के लिए रिजल्ट को देखने के लिए। बाकी कंपनीज को भी देख लेना, क्योंकि गलती लोग ये करते हैं क्वार्टर 1 से पहले बाइंग कर लेते हैं। अगर आपको सट्टा खेलना है तो फिर वो बहुत अच्छी बात है, उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं चीज़ों को कि चलो अभी मैं खरीदता हूँ, हेड आएगा या टेल आएगा वो देखते हैं, यानी रिजल्ट अच्छा आएगा तो स्टॉक ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे आएगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप सही में इन्वेस्टिंग कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग भी कर रहे हो टेक्निकली फंडामेंटली, तो फिर आपको रिजल्ट देखने पड़ेंगे। अब दोस्तों आते हैं कुछ कंपनीज के ऊपर, कुछ स्टॉक्स के ऊपर जिनके लिए आपके क्वेश्चंस आए हैं। देखो ये कंपनी अभी के समय काफ़ी फेमस है रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर, क्योंकि 40 रुपीज़ का स्टॉक है, वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड, जो कि कल 5% के एलसी में यानी लोअर सर्किट में चला गया। तो जैसे ही सर्किट में गया क्वेश्चन आने शुरू हो गए। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप, प्रॉफिट नहीं है, क्यों नहीं है उसको देख लेते हैं। बाकी उससे पहले क्या हुआ है, कंटिन्यूसली अपर सर्किट स्टॉक लगा रहा है, बीच बीच में ओपन होता है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज आती है। यहाँ पे भी सर्किट ओपन था, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी आई। सो इन्वेस्टर्स देखते हैं ऐसी कंपनीज को, क्योंकि जहाँ पे एंट्री एग्जिट मिल जाती है, स्टॉक अच्छा कर रहा है तो डेफिनेटली उसको देखना चाहिए। यहाँ पे लिस्टिंग जब हुई है तब से लेकर स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 20-21 रुपीज़ का प्राइस था, 40 रुपीज़ का प्राइस अभी है। अब देखिए इसका खेल समझिए। वेदांता जो स्टॉक है, जो कंपनी है, उसके अंदर काफ़ी सारी कंपनीज हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं। सो वैल्यू अनलॉक हुई है, यानी कई सेक्टर्स डीमर्ज हो चुके हैं, उनके स्टॉक्स सेपरेटली लिस्ट हो चुके हैं। तो इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज को बाय करते हैं वैल्यू अनलॉक का फ़ायदा उठाने के लिए कि अब बिजनेसेस सेपरेटली चलेंगे और जो अच्छा बिजनेस है उसके स्टॉक को उठाए, क्योंकि एक अच्छा बिजनेस और 4 खराब बिजनेस अगर किसी एक कंपनी में हो तो उसका स्टॉक गिरता है, लेकिन वो एक अच्छा बिजनेस अगर अलग हो जाता है तो फिर उसका स्टॉक चलता है। ऐसा हमने काफ़ी सारी कंपनीज में देखा है डीमर्ज के बाद में। पॉजिटिव आउटलुक स्टील सेक्टर को लेकर, एक तो वैल्यू अनलॉक हो चुकी है, वेदांता के अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज थी, आपको सेपरेटली स्टील पर बैट करना है तो फिर उसके लिए ये स्टॉक निकल चुका है अलग से। तो इन्वेस्टर यहाँ पे बाय कर रहे हैं क्योंकि इंफ्रा के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है। इसके बाद में लो फ्री फ्लोट, यानी मार्केट में इतने स्टॉक्स अवेलेबल ही नहीं है, यानी बहुत कम स्टॉक्स अवेलेबल है, तो उसमें जो ट्रेडर है ट्रेडिंग करते हैं तो प्राइस एकदम से ऊपर नीचे ज़्यादा तेजी से होता है। तो ये रीज़न है स्टॉक के चलने के पीछे के। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सीन क्या है, कंपनी का प्रॉफिट आपको जीरो, सेल्स आपको जीरो दिखाई देगी, क्योंकि अभी तक कंपनी ने सेपरेटली अपने क्वार्टरली रिजल्ट दिए ही नहीं। कंपनी कंसोलिडेटेड रिजल्ट देती थी वेदांता, जिसके अंदर इनके भी प्रॉफिट या लॉस आते थे। अब ये कंपनी डीमर्ज हो चुकी है, सेपरेट हो चुकी है, अलग हो चुकी है, तो अब ये कंपनीज अलग से अपने रिजल्ट को पेश करेगी। तो डीमर्ज होने के बाद में ये पहला रिजल्ट है इसका, ये कंपनी बनने के बाद में पहला रिजल्ट है, क्योंकि कंपनी एक्चुअली तो अब बनी है, डीमर्ज होने के बाद में इसका नाम अभी आया है। तो देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है क्वार्टर 1 में, उसके बेसिस पे देखेंगे। फिलहाल अभी इन्वेस्टर्स जस्ट बाय कर रहे हैं क्योंकि उनके पास में एक कंपनी आ चुकी है जिसका स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है। अब दोस्तों बात करते हैं एलसी क्यों लग गया। देखो बीएसई ने एक नोटिस जारी किया, कंपनी से पूछा कि आपका स्टॉक इतना क्यों चल रहा है, जबकि आपके नंबर्स तो अभी तक आए नहीं है, आपने ऐसा कोई काम किया नहीं है, आपने कोई
नोटिफिकेशन दी नहीं है बीएससी पे कि कुछ बहुत अच्छा ऑर्डर आपको मिला हो या कुछ पॉजिटिव सिग्नल मिले हो, तो आपका स्टॉक ऐसे कैसे कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे कंपनी ने बोला कि कोई भी इवेंट नहीं है हमारे पास में, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, और हमको खुद को नहीं पता है, आप देख सकते हैं मेंशन कर रखा है, हमको खुद को नहीं पता है कि क्या कारण है हमारे शेयर के ऊपर जाने के पीछे का। ठीक है, सो मार्केट के अंदर डर पैदा हो जाता है कि कहीं इसको एएसएम में नहीं डाल दे, कहीं एडिशनल सर्विलेंस में नहीं डाल दे, तो जो भी मैनिपुलेट कर रहा है या बाय कर रहा है वो बेचना शुरू करता है, तो इस वजह से यहाँ पे स्टॉक ने लोअर सर्किट लगा दिया। सो टेक्निकल चार्ट के अंदर कुछ खास है नहीं, स्टॉक अप ट्रेंड में था, एक लाल कैंडल बनती है और देखते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं। बाकी ऐसी कंपनी से दूर रहते हैं इन्वेस्टर जब तक रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है लिस्ट होने के बाद में स्टॉक में बाइंग होती है, लेकिन फिर स्टॉक कई सालों तक चलता नहीं है या काफ़ी दिन तक गिरता है। इसके बाद में एथर, इसके लेकर भी एक क्वेश्चन आया है कि अभी स्टॉक कैसा है। देखो पिछले एक साल से 300% के रिटर्न्स यानी 3.5 गुना के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी नुकसान में है, लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं ओला के साथ में, तो ओला के कंपैरिजन में ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा है। प्रॉफिट की ग्रोथ तो नहीं है क्योंकि प्रॉफिट नहीं है, लेकिन सेल्स की ग्रोथ के अंदर और नुकसान को कम करने के अंदर पिछले एक साल में जहां पे निफ्टी ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए, इसने 65% के रिटर्न्स दिए हैं। नंबर्स कैसे गए, नंबर्स अच्छे गए इसके। क्या इसकी जो बाइक्स है या स्कूटर है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, हर व्हीकल में होती है, पर ओला के कंपैरिजन में काफ़ी कम इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पे आई थिंक हमने बात की थी मार्च के अंदर, जिसमें फरवरी में जो अटैक हुआ था ईरान के ऊपर, उसके बाद में जब मार्केट ड्रॉप कर रहा था, तो जब मार्केट अपना नया लो लगा रहा था तब ये स्टॉक अपना नया हाई लगा रहा था। ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज मैंने आपको बताई हैं जिसमें नेट वेब भी था, उसके बाद में आपने देखा कि स्टॉक ने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया, निफ्टी को बीट किया। सो आप देख सकते हैं इस समय निफ्टी 14% नीचे था, स्टॉक 2% ऊपर था, उसके बाद की सिचुएशन आपके सामने है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन, नंबर्स, ये दोनों चीज़ अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप काफ़ी हाई चांसेस है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सी स्टॉक या कौन सी कंपनी मार्केट को बीट करने वाली है। उसके बाद में आप सिचुएशन देख सकते हैं एक साल में जहाँ पे इसने 65% के रिटर्न्स दिए, वहाँ पे निफ्टी ने 7% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो फिलहाल देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे है, ऐसे में इन्वेस्टर दूर रहता है क्योंकि नंबर्स पता नहीं कैसे आए, अच्छा है बुरा है, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें प्राइस इन हो चुकी है। पैटर्न हम देखें तो ये पैटर्न बन रहा है, अगर ये सपोर्ट मिल जाता है तब जाके ठीक है, एक अट्रैक्टिव प्राइस हमको मिलेगी। अदरवाइज यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट कर दिया है और इस रेंज के हिसाब से स्टॉक अभी चल रहा है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि नेट वेब के अंदर भी हमने ये देखा कि स्टॉक ने रेसिस्टेंस लिया, उसके बाद में स्टॉक सपोर्ट तक भी पहुंचा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सपोर्ट तक पहुंचेगा, अगर आप लेना चाहते हो, आपकी प्लानिंग है तो वो आपकी चॉइस है, जस्ट मैं आपको डेटा बता रहा हूँ कि रिजल्ट आने वाले हैं और उस बेसिस पे आपको स्टॉक भी ऑल टाइम हाई पे अवेलेबल हो रहा है, तो उस हिसाब से आपको चेक कर लेना चाहिए अपना जो भी स्ट्रैटेजी है उसको। बाकी दोस्तों एक अपडेट मैं मिस कर चुका हूँ, अभी मैं कवर कर देता हूँ। जो फर्स्ट कंपनी हमने देखी वेदांता आयरन एंड स्टील, उसको लेकर अपडेट आती है कल मार्केट के बंद होने के बाद में, जिसका इम्पैक्ट कल होगा। अपडेट अच्छी है, कंपनी ने रिपोर्ट किया है 2.6 मिलियन टन्स सेलेबल आयरन प्रोडक्शन Q1 के अंदर। मतलब जो हम वेट कर रहे थे कि कब कंपनी सेपरेटली अपने नंबर्स बताएगी, तो ये पहला अपडेट है अभी तक कंपनी के बनने के बाद का। गोवा प्रोडक्शन इंक्रीज कर चुका है 166% के साथ में, ओडिशा प्रोडक्शन इंक्रीज कर चुका है 60% के साथ में, 78% QOQ है। अचीविंग रिकॉर्ड पिग आयरन आउटपुट, यानी बहुत अच्छा नंबर इसने दिया है। परसेंटेज देख के आप ऑब्वियस आइडिया लगा सकते हैं कि नंबर्स बहुत अच्छे हैं। सो लेट्स सी कि कल कैसे इम्पैक्ट होता है और किस तरह से स्टॉक चलता है। बाकी जो अपडेट है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले 2 वीडियोस आप चेक कर लेना, कल के भी वीडियोस, कल नहीं परसों की वीडियोस भी आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।